नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक एसएससी द्वारा एक न्यू अपडेट, एक इस होली के त्यौहार पर एक सबको एक रंगीन तोहफा दिया है। और वो तोहफा क्या है दोस्तों, उसके बारे में आज चर्चा हो गई हमारी। जो इस त्यौहार पर है, जो सबसे बड़ा एक अपडेट दिया है एसएससी द्वारा, जो युवा हमारे थे जिन्होंने अभी सीईटी क्लियर किया था, उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, ये लगा लीजिए, क्योंकि सरकार के अभी चुनाव होने 2024 में। तो अभी सरकार के लिए ऐसे वैकेंसी निकालनी ज़रूरी है जिससे जनता का विश्वास उनके साथ जुड़ा रहे। और अभी जो 2024 में चुनाव होंगे, उनसे सरकार वैसे कि वैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करेगी, बेरोजगारी को ख़त्म करने का जो वादा है उसको कुछ ना कुछ पूरा करेगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है जो अभी एचएससी द्वारा जारी की गई है। आज इसके बारे में जानेंगे। जो सीईटी, जिसमें लगभग 7-7.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 3-3.5 लाख युवा जो क्लियर हो गए थे सीईटी के एग्ज़ाम में, उन युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जो जो 3-3.5 लाख बच्चे जिन्होंने दोस्तों ने एग्ज़ाम क्लियर किया था सीईटी का, काफ़ी हद तक का बहुत से दोस्तों का क्लियर हुआ है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है ये। तो उस खुशखबरी क्या है दोस्तों, आज उसके बारे में जानते हैं कि 31,000 कुछ पोस्ट जारी की हैं एचएससी द्वारा सीईटी जिन्हें क्लियर है उनके लिए। और सी ग्रुप की ये पोस्ट हैं और ये पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। ये अभी एक जो संख्या जारी की है 31,000, ये इससे बढ़ भी सकती हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, चलिए जानते हैं क्या है ये। तो ये देखिए दोस्तों, 7/3/2023 को ये नोटिस जारी हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये 3/2023 एडवर्टाइजमेंट है ये। और 16/3/2023 अभी जो 16 मार्च आएगी, जिन भी युवाओं का सीईटी क्लियर था, जिनका भी नवंबर-दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो भी सीईटी को एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे, जो भी दोस्त हैं, उनको 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक एक फॉर्म फिल करना है। और उस फॉर्म की खास बात क्या है दोस्तों, उसकी कोई भी फीस नहीं होगी, नो फीस। देख लीजिए, इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। जो भी इसमें पोस्ट दे रखी हैं, जिन पर भी आप अप्लाई करोगे, जो भी आप अपनी मैंडेटरी जो पोस्ट हैं इसमें दे रखी हैं, इनमें जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करोगे, इसका आपका कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने जब सीईटी का फॉर्म भरा था तब वह चार्ज आपसे लिया जा चुका है। तो 7/3/2023 की ये एडवर्टाइजमेंट है। और 16 मार्च से 2023 से लेकर 5 अप्रैल तक ये भरे जाएंगे। ये दोस्तों जो नीचे दे रखा है कंटेंट से, ये पेज नंबर बता रखे हैं कि फलां पेज पर है, क्या कुछ है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है किस पेज पर। देखिए, ये इंट्रोडक्शन जो इसका परिचय है, जो भी ये पोस्ट निकाली है, ये इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च द पोर्टल ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो हमने सीईटी जो आप सभी लोगों ने कब दिया था, अभी नवंबर-दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे और जो आपका क्लियर हुआ था अभी, तो उसको क्या दे रखा है, जो सीईटी कैंडिडेट द सीईटी क्वालिफाई नोट सीईटी वाज नोटिस बाय द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन। ये जो इसकी नोटिफिकेशन की डेट वगैरह है, जो भी इसका वो था 5 मई 2022 एंड अमेंडमेंट 31 मई 2022 कि 5 मई 2022 से जो फॉर्म फिल करवाए गए थे 31 मई 2022 तक उनके लिए है। और जो 7 लाख, ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा था, ये अभी दे भी रखी है, देख लीजिए, 7,23,572। 1 सेकेंड, हाँ देखिए दोस्तों, 7 लाख है जो कैंडिडेट जिन्होंने अपीयर किया था इसको, यानी कि एग्ज़ाम दिया था, 7,73,000 बच्चों ने। और 5 और 6 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुए थे। और ख़ास बात एग्ज़ाम में क्या रही थी कि आपको लगभग होम डिस्ट्रिक्ट के पास वाली डिस्ट्रिक्ट ही मिल गई थी, ज़्यादा दूर नहीं भागना पड़ा था आपको। और हेल्ड 5-6 नवंबर 2022 जिसको 3,57,562 बच्चों ने क्लियर किया था। जिन युवाओं ने जो 7.5-8 लाख लगा लीजिए, 7,73,000 कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 3,57,000 लोगों ने इसको पास कर लिया। अब क्या है, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, ये उन्हीं 3,57,000 बच्चों के लिए है जिन भी युवाओं ने इसको पास किया था। और कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट देख लीजिए,
31,529 पोस्ट हैं। 3,52,000 का क्लियर है और 31,529 पोस्ट हैं। ये लगा लीजिए 11 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। यानी कि आप 11वें हैं या फिर आप उसमें पहले भी हो सकते हैं, 11वें क्या हैं, आपको 10 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। अगर आपका CET क्लियर है तो आपका 10 बच्चों के साथ कंपटीशन है। तो ये लगा लीजिए 10 में से अमूमन 4 या 5 तो ऐसे होते ही हैं जिनका ये होता है कि ठीक है हो गया क्लियर, देखते हैं आगे, जो अपनी पढ़ाई के लिए इतनी सीरियस नहीं होते। लेकिन उसमें से 5 या 6 युवा तो आपका ऐसे मिलेंगे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल उसके लिए सीरियस मिलेंगे। तो उस 5 या 6 के लिए आपको कंपटीशन में है आपके। तो सिर्फ आप ये लगा लीजिए जहाँ पर आपने 7.5 लाख में से आप 3.5 लाख छट के आए हैं, तो क्या आप उन 5 या 6 बच्चों के कंपटीशन में अपनी एक पोस्ट नहीं निकाल सकते? तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्यों है ये? क्योंकि जो 18,000 जो ग्रुप डी की पोस्ट निकाली गई थी उसमें ये लगा लीजिए पूरे हरियाणा के लाखों बच्चों ने अप्लाई किए थे और हर गांव के बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए थे इसमें। तो क्या अब की बार 18,000 तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये लगा लीजिए 18 दूनी ये दुगुना, ये लगा लीजिए बस थोड़ा कुछ ही कम है। तो 31,529 पोस्ट के लिए 3,57,000 बच्चे हैं बस। ये बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या है फिर। जो 3,57,562 CET क्वालिफाई, जिनका CET हो चुका था, और आशा करता हूँ आप सभी का CET क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं CET नोटिफिकेशन डेट 5 मई 2022। ये तो जो पिछली इन्होंने कब इन्होंने पोस्ट निकाली थी, CET को कब निकाला था और कब इन्होंने एग्जाम दिया, वही दे रखा है। आगे देखते हैं, ये देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है। सॉरी, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका जो क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का, सिलेबस क्या रहेगा, जो सोशल इकोनॉमिक्स के जो नंबर रहते हैं या फिर आपके हाई क्वालिफिकेशन के नंबर रहते हैं वे सभी इसमें दे रखे हैं। जो रिटन एग्ज़ाम है वो 100%, ये लगा लीजिए 97.5% का रहेगा। और जो आपका सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया है और एक्सपीरियंस है, यानी कि अदर्स जो भी नंबर बचते हैं आपके वे 2.5% रहेंगे। अगर आपके EWS कोटे से हैं या फिर ये लगा लीजिए दोस्तों अगर दिव्यांग है, अगर कोई विडो है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, तो उसको सिर्फ 2.5% ही नंबर मिलेगा उसका, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता था पिछली पोस्टों में कि फादरलेस और EWS जो इकोनॉमिक वीकर्स जो बैकवर्ड क्लास थे या फिर कोई भी अदर लगा लीजिए या फिर विडो थी या एक्स सर्विसमैन, बहुत से ऐसे मिलाकर हाई क्वालिफिकेशन उनको मिलाकर बच्चे 10-15 नंबर ज़्यादा ऐसे गेन कर जाते थे जिनका रिटर्न एग्जाम में जो ज़्यादा नंबर भी ले रखे थे जिन्होंने, उनको पीछे छोड़ देते थे। तो अब की बार ये न्यू अपडेट यही है कि जो एग्ज़ाम है वो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 97.5% का रहेगा। और अगर आप EWS से हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर विडो हैं या फिर एक्स सर्विस में जो भी हैं, आपको सिर्फ 2.5% ही नंबर मिलेंगे, उसके इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। और क्या रहेगा नीचे देखते हैं हम इसको, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी। जो इसमें रिटर्न एग्जाम में आएंगे सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। शैल बी बायलैंग्वेज, बायलैंग्वेज मीन्स दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी में भी होंगे और आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे दोनों। एन ऑफलाइन OMR बेस रिटर्न एग्जाम। OMR आपको पता है क्या होता है, जो आपने अगर अभी CET क्लियर किया है तो आपको OMR CET मिली थी। विल हेल्ड ऑन रिक्वायरमेंट ग्रुप C पोस्ट है, ये ग्रुप C की पोस्टें हैं। ग्रुप C के ग्रुप D के लिए आइए आगे निकालेंगे। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यदि आपका आंसर रॉन्ग रहता है तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिले होगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि कई बार क्या होता है कि आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो आपको कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होने पर उसका कुछ न कुछ अंक काटे जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक कैंडिडेट ये देख लीजिए दोस्तों, ये लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आपका यदि आंसर रॉन्ग होता है तो भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक कैंडिडेट हैज़ टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी, लेकिन ऑप्शन कितने होंगे, ऑप्शन CET की तरह 5 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको कंपलसरी है कोई न कोई ऑप्शन तो भरकर आना ही पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ा, ये लगा लीजिए 5 ये हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी छोड़ा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ा इनमें से किसी को भी भर के आइए, आप भर के जरूर आइए। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता है तो जो 5वां है उसको भरिए।
लेकिन अगर आप खाली छोड़ के आते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। जो अभी सीईटी का ये जो एग्ज़ाम ये आपने जो क्लियर कर रखा है सीईटी के लिए, ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा अभी जून जुलाई में बता रहे हैं, तो इसके लिए जो 5 ऑप्शंस आएंगे, अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं चूज किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर। और आगे चलते हैं। देखिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप दिव्यांग हैं, विडो हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, सिर्फ आपको 2.5% वेटेज ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी अब की बार हरियाणा सरकार। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये इन्होंने क्राइटेरिया ये दे रखा है कैसे कैसे कि फैमिली फैमिली के लिए नो अप्लीकेंट मीन्स अप्लीकेंट फीमेल अनमैरिड या फिर विडो है या दिव्यांग है उनके लिए, ये पूरा सभी उनके लिए है। अच्छी बात है 2.5% अब की बार। देखिए आगे प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट ग्रुप सी पोस्ट है। प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, आफ्टर रिसिप्ट एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन को भर देंगे, कमीशन सेल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम, जो कमीशन है एचएसएससी है जो क्या करेगी, एक रिटर्न एग्जाम लेगी, स्किल टेस्ट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन ए मेरिट लिस्ट ऑफ ए सीईटी स्कोर, जो आपका जो एलिजिबल हुए थे जो भी उनके लिए क्या करेगी, 1 सेकेंड, तो देखिए क्या बताया कि आफ्टर रिसिप्ट एप्लीकेशन द कमीशन शैल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी स्कोर, जो सीईटी स्कोर का जो मेरिट लिस्ट रही है उसके आधार पर क्या होगा कि कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज लेस देन 30, यानी कि जो भी पोस्ट होंगी यदि ये पोस्ट 30 हुई तो फिर कितने कैंडिडेट्स होंगे, 150 कैंडिडेट होंगे, यानी कि 5 गुना लगा लीजिए, बिटवीन 30 या 40 कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40, यानी कि 4 गुना, यदि पोस्ट से ज़्यादा रही तो क्या करेंगे, 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अच्छा आगे क्या फिर, द सीईटी स्कोर ऑफ द लास्ट कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन टर्म्स ऑफ सब क्लोज अबव द अचीव बाय द मोर देन वन कैंडिडेट देन ऑल द कैंडिडेट्स ऑल द कट ऑफ सीईटी स्कोर, जो आपका सीईटी स्कोर रहा है उसके आधार पर ये जो अभी ग्रुप सी की पोस्ट आई हैं उनका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा सभी बच्चों का, फिर आगे जितने भी पोस्ट रहेंगी उनके आधार पर बच्चों को बुलाया जाएगा। ये होगा क्लियर। आगे देखते हैं, सेव द अदरवाइज प्रोवाइड द एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट, यानी कि जो एचएससी साइट्स है उसके आप जुड़े रहें, बात कहने का इनका मतलब यही है। फिर जो 8 पॉइंट में क्या दे रखा है इन्होंने, रिजर्वेशन, इसमें 1 सेकेंड कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, हाँ ये रिजर्वेशन जो दे रखा है इन्होंने मतलब इसमें क्या कुछ रहेगा, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो रिटर्न एग्जाम हो जाएगा वो 97.5% का रहेगा और 2.5% आपको वेटेज मिलेगी। तो इसमें इस रिजर्वेशन में यही चीज़ दे रखी है कि किसको, जो आप यदि ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससीबीसी से हैं या आपका कोई भी ये लगा लीजिए पीडब्ल्यू कैटेगरी, आपको दिव्यांग या फिर विडो हैं, उनको कितना रिजर्वेशन, इसमें कितनी आरक्षित सीट है उनकी और उनको कितना इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम से संबंधित आरक्षण नहीं है, ये पोस्ट केवल एक ही रिजर्वेशन होता है कि यदि आप विडो हैं, दिव्यांग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इस प्रकार आपका कोई एससी हैं या फिर कोई और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका, उनसे आपको कितना इसमें आरक्षण मिलेगा, इसमें कितना आरक्षित सीट मिलेंगी। ये एक्स सर्विसमैन जो लास्ट में दे रखा है। आगे देखते हैं इसमें, ये इसमें एक्स सर्विसमैन की पूरी कैटेगरी दे रखी इसमें कि एक्स सर्विसमैन हो, या मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक्स सर्विसमैन हो या विडो है, विडो मीन्स आपको पता है क्या होता है, या फिर आप दिव्यांग हैं या फिर जो भी हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही मिलेगा। मैंने आपको बताया पिछली पोस्ट में क्या होता था, हायर एजुकेशन, किसी के पास हायर एजुकेशन भी जाती थी या फिर उसके पास प्लस वो क्या हो जाता था, ईडब्ल्यूएस भी हो जाता था और फिर फादरलेस भी हो जाता था। तो ऐसे ऐसे करके जो रिटर्न एग्जाम में जिन बच्चों ने ज़्यादा नंबर ले रखे हैं उनसे ज़्यादा उसकी वेटेज हो जाती थी उन नंबरों को जोड़कर। तो इससे उन बच्चों के साथ ये लगा लीजिए एक प्रकार से धोखा ही होता था, क्योंकि उन्होंने रिटर्न एग्जाम में ज़्यादा नंबर लिए। बस ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब एक पोस्ट के लिए फादरलेस तो नहीं करवाया जा सकता, इससे अच्छा तो फादर ही ठीक है, पोस्ट नहीं चाहिए किसी को। तो ऐसे ऐसे क्या होता था। तो अब की बार एसएससी ने क्या किया है, सिर्फ 2.5% उनको वेटेज देगी एचएसएससी। चलो आगे देखते हैं, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो मैंने आपको बताया, कैंडिडेट सेल प्रोड्यूस अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये जो आपको जो सभी चीज़ें दे रखी हैं ये आपको
जो एसएससी ने बताई हैं आपको, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप मैंने कब से कब तक बताया, 16 मार्च से 5 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। और ख़ास बात यह है कि जो 5 अप्रैल है, कृपया उसका वेट ना करें। किसी कोई भी फॉर्म भरते हो आप तो कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट से कम 4-5 दिन पहले ही फॉर्म को फिल करते हैं। क्या पता लास्ट के दिन साइट हैंग हो जाए या फिर साइट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको ऐसा ये रिस्क नहीं लेना है। रिस्क क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जाती जाती सरकार अब की बार 2024 में नए चुनाव होने हैं, तो सरकार अब की बार इन बच्चों को पक्का सिलेक्ट करके जाएगी। किसी भी को लटका कर नहीं छोड़ेगी। कि जो अभी पुलिस वाली भर्ती जो लटका रखी थी, जिनका कोर्ट में केस चल रहा था, काफ़ी दिनों तक लटकाया रखा उनको, तो अब की बार जो सरकार, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं, तो इनको इन चुनाव में वोट चाहिए। और वोट कहाँ से मिलेंगे? जो 18,000 इन्होंने भर्तियाँ निकाली थी, तो इनको 18,000 जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो ये लगा लीजिए 18,000 के साथ उनको इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम लगा लिए, इतने वोट तो इनको इनके कारण मिल गए थे 18,000 के कारण। क्योंकि 18,000 के साथ उनका 18,000 का परिवार भी जुड़ा हुआ था। तो एक परिवार में ये लगा लीजिए 5 हैं, तो इसका 5 गुना लगा लीजिए, इनको इतने वोट तो वैसे ही मिल गए थे। वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे ही अब ये 2024 की सरकार की ये लगा लीजिए लास्ट भर्ती होगी, और इन बच्चों को पक्का सिलेक्ट करके जाएंगी। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या है। ये इन्होंने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता रखी हैं, जो भी हैं, ब्लाइंडनेस है या फिर आपके बार क्या कर रखा है, हर एग्जाम में होता है कि आप यदि ब्लाइंड है या फिर डीफ हैं, जो भी हैं, तो आपको कोई भी जो आपका एग्जाम रिटर्न करने वाला आपका साथ मिलेगा, तो उसके लिए लास्ट में एक इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है, उसको आपको भर के रखना है। चलिए आगे देख लीजिए। ये नीचे आपने देख लिया होगा कि जो रिलैक्सेशन ऑफ एज, की एज में छूट कितनी है। इन अकॉर्डिंग ऑफ पब्लिक नोटिस डेट 11/5/2022 एज शैल बी रिलैक्सड ऑन दोज पोस्ट ओनली विच वर विड्रॉन बाय द कमीशन ऑन 13/1/2022। यानी कि जो 13/1/2022 और पब्लिक नोटिस दिया गया था, उसके आधार पर ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट, SC कास्ट के लिए कितना है इसमें एज रिलैक्सेशन? 5 ईयर है, 5 साल का एज में छूट दी गई है। और बैकवर्ड क्लास जो OBC क्लासेज हैं, BC क्लासेज हैं, उनके लिए भी 5 साल ही इसमें छूट दी गई है। और विडो के लिए, विडो और जो दिव्यांग हैं उनके लिए कितनी है? 52 ईयर्स किया गया है, 52 ईयर्स। वैसे कितनी है? 42 ईयर्स। और SC BC को 5 साल की छूट, तो उनको लिए कितनी हो गई? 47 ईयर्स। और जो विडो हैं, विधवा औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, या फिर ये लगा लीजिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए कितना किया गया है? उनके लिए 52 ईयर्स। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी इसी के जो डिसेबिलिटी बताई मैंने आपको, जो भी उनके साथ उनकी क्या एज रिलैक्सेशन रहेगी। डिसेबिलिटी हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का एक्ट बनाया हुआ है, उसके आधार पर इनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ग्रुप सी ऑफ पोस्ट है पर्सनल विद अपर एज लिमिट इज लेस देन 42 ईयर्स है, उनके लिए भी है कुछ खास। जुडिशरी, एक्स सर्विसमैन, अनमैरिड वुमेन को 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 42 ईयर्स तक तो वैसे ही छूट है, और 42 के बाद भी यदि वह शादीशुदा नहीं है, तो वहाँ 42 तक तो कौन महिला ऐसी होगी जो शादीशुदा नहीं होगी। वैसे भी अगर कोई है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आगे देखते हैं फिर। एक्सपीरियंस दे रखा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये मैंने आपको बताया था एज रिलैक्सेशन था सारा ये। तो एक्सपीरियंस, यदि आपने कहीं पहले काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है, तो उसको आपको एक्सपीरियंस को इन्होंने लास्ट में परफॉर्म में दे रखे हैं, उस एक्सपीरियंस को वहाँ पर आपको फिल करके रखना है। फिल करके आपको द कॉपी ऑफ परफॉर्मेंस प्लस एनेक्सर IV, यानी कि चौथे एनेक्सर पर आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को ऐड करना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी ऐसे ही रहेगा। सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेशन हुज फादर हैज़ डाइड इशू बाय तहसीलदार, यानी कि यदि किसी का कोई अनाथ है, फादरलेस है, तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार से उसको क्या करके रखना है, अपना जो परफॉर्मा है वो साइन करवा के रखना है, टेस्टेड करवा के रखना है उसको। इंपॉर्टेंट गाइडनेस, ये आपको सभी गाइडनेस मिलेंगी इसमें। 1 सेकेंड। गाइडनेस तो ये लगा लीजिए दोस्तों, खास मैंने आपको बताई दी गाइडलाइंस क्या क्या रहेंगी। आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC BC कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट है, और वैसे कितना है 42 तक तो ये मान्य है ही। विडो, दिव्यांग, PWD जो जितने भी हैं उनके लिए 10 ईयर्स लगा लीजिए, 52 ईयर्स तक उनके लिए चलेगा। और फिर क्या है, हाउ टू अप्लाई, कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो खुद से यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें ऐसा रिस्क न लें
क्योंकि अब की बार मैंने आपको बता दिया कि ये भर्ती तो पक्की होनी ही है, क्योंकि 2024 का सरकार को क्या करना है, चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए जो 31,000 पोस्ट हैं, 31,000 समथिंग कुछ हैं, उन पोस्ट के लिए जो सरकार इन कैंडिडेट को पक्का सिलेक्ट करके जाएगी। तो ऐसा कोई भी रिस्क न लें कि आप 40 या 50 जितने भी आपका जो साइबर कैफे वाला है, जो भी सेंटर वाला है, जो फॉर्म अप्लाई करता है, वो 40-50 जितने भी रुपये लेता है, उन रुपये को बचाने के लिए आप खुद से फॉर्म फिल करें और उसमें कोई गलती कर दें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि फॉर्म सिर्फ एक बार ही भरना है, बार बार कोई फॉर्म फिल नहीं होगा। सीईटी आपका क्लियर है। बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। और अब आप 31,000 में से आपको कितने, मैंने आपको बताया 10 में से आपका कंपटीशन है, उन 10 में से 4 या 5 तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो इतना सीरियस नहीं होंगे। तो आपका 5 कैंडिडेट्स के साथ आपका कंपटीशन हो, आपको सिर्फ 5 को, ये लगा लीजिए रेस है आपके, उसमें सिर्फ आपने 5 बंदों को पछाड़ना है, पीछे 5 बंदों को पीछे करना है। अगर फौज की भर्ती होती तो हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ना होता है, या फिर 18,000 पोस्ट थी जो, उसमें इस तो आपके गांव के बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे, कई बार क्या होता है कि किस्मत भी होती है, या फिर यही लगा लीजिए उन्होंने पढ़ते तो सभी ऐसे किस्मत भी काम नहीं करती, लेकिन आपको कई ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे आपके दोस्त होंगे जो आपसे कम थे, आप उनको कम आंकते थे, लेकिन भी उन्होंने 18,000 की जो ग्रुप डी की पोस्ट थी उनमें वे सिलेक्ट हुए और आपको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो अब की बार ऐसा अपने साथ घटित न होने दें। तो क्या है, ये जो 31,000 पोस्ट हैं, तो आपका सिर्फ 5 मैंने बता दिया, मैन 5 ही रहेंगे, उनके साथ आपकी रेस है और उनको आपको पछाड़ना है। तो अब की बार पछाड़ दें उन सभी को, और अपनी जो हाउ टू अप्लाई है, ये साइबर कैफे वाले से, जो आपका सीएससी सेंटर वाला जो भी आपका फॉर्म फिल करता है अच्छे से, उसी के पास से आपका फॉर्म फिल करवाएं। देखिए आगे ये इन्होंने फॉर्म फिल करते हुए बता दी इन्होंने कि क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी। आप खुद से फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौसिखिए ना बने कि 40,000 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपना फॉर्म गलत भर दें। ठीक है, आगे दो पोस्ट परफॉर्मेंस रहेंगी, इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइनमैन के हैं वे ज़्यादा पोस्ट आई हैं। आपको शुरू में आपने देख लिया होगा जो आप अखबार की कटिंग आई थी। और सिक्योरिटी इन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको आप अच्छे से प्रकाश स्कैन करवाएं। रिजोल्यूशन ऑफ ए केस ऑफ फाइनल रिजल्ट, लाइकली कॉज ऑफ ए रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेटर, जो इसका लाइकली कॉज ऑफ ए रिजेक्शन क्या करेंगे, मोर देन 1 एप्लीकेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर पोस्ट। आपने एक एप्लीकेशन से ज़्यादा, अगर आप पोस्ट को ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी। एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट एंड नॉट ऑनलाइन, कैफे वाले के जो आपका साइबर जो अभी आपका सेंटर वाला है उसके पास अच्छे से बैठें और अपने एप्लीकेशन को उसी टाइम कंप्लीट करवाएं। ये ना हो कि आज साइट नहीं चल रही, या फिर मैंने आपको बता दिया 16 मार्च से हैं, तो 16 मार्च से 5 अप्रैल तक काफ़ी टाइम आपके पास, 20-25 दिन का टाइम है। तो ऐसा कोई भी काम न करें कि आप ये सोचें कि मैं लास्ट डेट के पास भरवा लूँगा, ऐसा कोई भी रिस्क ना लें। तो अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको इनकम्प्लीट भी ना छुड़वाएं कि अभी नेट स्लो या ये स्लो, जो भी आपका अच्छे से सेंटर वाला हो उसके पास ही अपना फॉर्म फिल करवाएं। नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी संस्कृत एज ए प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि क्या होता है कि 10वीं तक आपको हिंदी या संस्कृत की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ये आप कहीं भी लगा लीजिए तो आपको इसकी अच्छे से आपको, क्योंकि आपने सीईटी क्लियर किया है तो ये आपको ओके ही होगा। एप्लीकेंट डज नॉट प्रोसेस ऑफ ए रिक्वेस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन कट ऑफ डेट, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रखी होंगी। कैंडिडेट इज अंडर एज ओवर एज ऑन द कट ऑफ डेट क्लोजिंग डेट, कैंडिडेट के जो भी हैं उसने एज रिलेक्शन यदि है तो SC BC जो भी उसके है वो अपना डॉक्यूमेंट साथ में लगा दीजिए। वेरिएशन ऑफ द डाटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इफ डिटेक्टेड एट एनी स्टेज, जो भी अपने हैं डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह स्कैन करवाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाएं। ये नहीं होगा कि आपने कोई कॉपी स्कैन करवा दी उसको धुंधली करके दिखा दिया, ऐसी कोई भी गलती ना करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें लैक ऑफ ए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, तो कमीशन डिसीजन फाइनल, जो HSSC का है जो कमीशन है ये, इसका कोई भी फैसला क्या रहेगा, अंतिम फैसला इसका मान्य होगा। रेफरी का फैसला ही अंतिम व मान्य होगा। कभी आपने कबड्डी या कभी कुश्ती के मैच देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा नीचे लिखा स्पेशल मेंशन क्या होता है कि रेफरी का फैसला ही मान्य होगा, फाइनल डिसीजन होगा। उसी प्रकार इसमें भी HSSC वालों ने आपके साथ जो गेम है ये अच्छे से खेल रखा है। गेम क्या है, बहुत ही अच्छा गेम है। आपको बस क्या करके आना है, 5 बच्चों में से रेस में ज़्यादा आपको आगे निकलना है, 5 बच्चों में से। बहुत ही अच्छा गेम है ये अब की बार, क्योंकि सरकार
भी अपने 2024 के चुनाव के लिए गेम खेल लिए, तो उसी सरकार के साथ आप अपने एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लें, उस पोस्ट पर कब्जा कर लें और अपना भी अच्छे से गेम खेल लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपकी ज़िंदगी बना देती है। और हरियाणा में तो ये लगा लीजिए, अपना अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो ये लगा लीजिए सौर के द्वार आपके लिए खुल गए। जो काले कलूटे बहुत से देखे होंगे, हर दिन की शादियाँ अभी आपने देखी होंगी, देखने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और फिर उनकी शादी होती है, या फिर जो उन्हें ये लगा लीजिए समाज में उनको इज्जत मिलती है। क्योंकि आजकल का जो समाज है, आपको पता है, आपने पीएचडी कर रखी है या फिर आप कुछ भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपकी इज्जत वो नहीं है जो एक ग्रुप डी में लगे हुए व्यक्ति की है। एक ग्रुप डी में लगा लीजिए, ये लगा लीजिए कितना कुछ होगा उसके पास, लेकिन आपका खुद का बिजनेस है, बेशक आप लाखों कमाते हो दिन के, पीएचडी डॉक्टरेट है आपके पास, आप कुछ भी हैं, कोई मायने नहीं रखता समाज में आपकी। लेकिन यदि आप ग्रुप डी की भी पोस्ट आपके पास है तो आप समाज में बहुत ज़्यादा इज्जतें प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, कमीशन का फैसला क्या रहेगा? फाइनल रहेगा। तो रेफरी का फैसला अंतिम है, मान्य रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसमें बताया गया है क्या क्या रहेगा। इसमें कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट इन्फॉर्मेशन पेंटेंट और टू कैंडिडेट सच एज नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, यानी कि अपना बिल्कुल फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से भरवाना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप गलती छोड़ दिया, रिस्क ले, रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एप्लीकेंट फ्रॉम ए मैंडेटरी, मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी है। क्या है ज़रूरी? जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वे अपलोड है, पक्का करवाएं। ये आपने कोई भी गलती हो रखी है तो उसको अच्छे से चेक कर लें उसको। आगे देखते हैं, ये अभी इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि आपको क्या क्या करना है, अपना फॉर्म हाउ टू अप्लाई, इसमें क्या क्या करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। इंस्ट्रक्शन में ओएमआर शीट विल 3 फोल्ड ओरिजिनल ओएमआर कमीशन कॉपी एंड कैंडिडेट कॉपी। जो ओरिजिनल शीट है वो 3 फोल्ड्स में रहेगी, यानी कि एक और तो ओरिजिनल ओएमआर रहेगी, एक कमीशन के पास कॉपी जाएगी और एक कैंडिडेट, एक आपके पास कॉपी रह जाएगी। तो ये आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे, जून जुलाई में एग्ज़ाम पक्का होना है इसका, तो आप इसके लिए अपनी तैयारी अभी से ये लगा लीजिए, ये सोच लीजिए कि नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है। इस प्रकार बिल्कुल तैयारी कीजिए। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, 6/6 का। आपने हमारे चैनल पर जो वीडियो डाली थी एक डॉक्टर विकास दिव्यकृति, उन्होंने बता रखा है कि 8 घंटे पढ़िए, और बिल्कुल यानी कि 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे, उन्होंने 24 घंटों का बता रखा था कि 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे खूब गप्पे मारिए, खूब मूवी देखिए या घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए, अपने समाज के साथ जुड़े रहिए। ये उन्होंने डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने एक पूरे दिन का बता रखा था, 24 घंटे का। लेकिन अभी एग्जाम आपका जून जुलाई में है, ये लगा लीजिए 5 या 6 महीने जितने भी आपके पास हैं, मैं उसको 6/6 में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 घंटे पढ़िए, 6 दिन पढ़िए और 6 महीने पढ़िए। कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले से उसको प्राप्त न कर सकें। 6 घंटे पढ़िए दिन में, 6 दिन पढ़िए ज़रूर। एक दिन खूब मस्ती कीजिए, गप्पे मारिए, मूवीज़ देखिए, कुछ भी कीजिए। एक दिन अपना सिलेक्ट कर लीजिए कि इस दिन संडे की मेरी छुट्टी रहेगी, मंडे कोई भी आपका एक दिन हो सकता है। और 6 महीने लगातार आप अगर आईएएस भी बनना है, यूपीएससी भी आपको क्लियर करनी है, तो इस मेथड से आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको क्या रखनी पड़ेगी? रेगुलेटरी रखनी पड़ेगी। आपको नियम पाबंद अनुशासनात्मक रूप से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि हर दिन मुझे 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको रात को 12 बजे उठकर भी पढ़ना पड़े तो आपको 6 घंटे वे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और ऐसा ना हो कि मुझे की किताब पूरी करने का कोई मतलब नहीं होता। किताब के 4 पन्ने भी ऐसे पढ़िए जो आपको, ये लगा लीजिए अगर 10 साल बाद भी उठाकर उस किताब को वे 4 पन्ने आपको देखने पड़े तो वे बिल्कुल आपके सामने आ जाएं। तो 6 घंटे ऐसे पढ़िए, नहीं कि 6 घंटे मुझे एक बुक पूरी करनी है। बुक आपको वहाँ पर कोई आपका ऐसा कंपटीशन नहीं है कि आपने 10 बुक पढ़ रखी हैं, 20 बुक पढ़ रखी हैं। कोई भी एक पतली सी बुक लीजिए, कोई भी आपको कोई अच्छी जिसकी लैंग्वेज आती है, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो सकती है, उस बुक को अच्छे से पढ़िए। 6/6/6 आप, मैंने आपको बता दिया, 6 घंटे पढ़िए, 6 दिन पढ़िए और 6 महीने लगातार। तो ये ग्रुप आपने अगर सीटी किया है, 7.5 लाख बच्चों में से आप 3.5 लाख सिलेक्ट हुए हैं। ये लगा लीजिए आपने कितनों को, तो 2 गुना को तो आपने पहले ही पछाड़ दिया। अब आपको सिर्फ 5 को पछाड़ना है, और 5 को पछाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो 18,000 पोस्ट जो आपके गांव से, आपके शहर से, आपके पड़ोस से, आपके बिल्कुल करीबी जो रिश्तेदार या फिर आपके प्रिय मित्र जो भी हैं वे लगे हुए हैं, उन्होंने भी तो 18,000 पोस्ट के लिए लाखों बच्चों को पीछे छोड़ा था। तो आपको तो सिर्फ 5 बच्चों को पीछे छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर आगे। ये रूल रेगुलेमेंट्री जो इसकी बता रखी इन्होंने सारी, इसको भी अच्छे से देख लेना।
ये इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या आपको जो एग्ज़ाम में बैठते हुए क्या कर, जो आपको पता ही है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कोई ले जाने देता ही नहीं। तो अच्छा है अपने जो भी बॉयज़ अगर कोई भी श्रृंगार वगैरह अपना रखता है उसको ना रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब महिलाओं की चीज़ें तो उन महिलाओं को ही करने दें। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कान बिंदवा लेते हैं या फिर नाक में तो लो अभी बाड़ी डालनी शुरू नहीं की है, लेकिन बड़े बड़े बाल रखना, कान में बाड़ी डलवाना, जो भी कुछ आपके हाथ में पाँव में डोरा बांधना, जो भी कुछ है, इन श्रृंगार को कुछ दिन छोड़ दीजिए जब तक आपका कोई भी आपको पोस्ट सेलेक्ट नहीं होती है। तो उसके बाद ये श्रृंगार आपके सारी उम्र के चलते रहेंगे। उसके बाद से आप मांग में सिंदूर भरे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बस बात है गवर्नमेंट जॉब की। मैंने आपको बताया आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितना आपका पैसा कमाते हो आप, आपकी कोई पूछ नहीं है। बस आपके पास यदि गवर्नमेंट जॉब में आपके पास ग्रुप डी की भी पोस्ट है तो बेशक आप मांग में सिंदूर डाले घूमते रहना, समाज वाले आपकी इज्जत ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये बता रखा है कि आपके पास क्या क्या, जो आपका भी एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में, तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है अपने साथ। ये सभी को पता ही होता है, लगभग आपने सीईटी एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास क्लियर होंगी। विदड्रॉल नोटिस, ये सभी जो आपकी पोस्ट रहेंगी उसके बारे में ये देख लीजिए। डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हरियाणा, ये जो पोस्ट हैं उनके नाम हैं आयुष डिपार्टमेंट, इनके पास ये बताया मैंने। जो आपको 31,000 पोस्ट हैं दोस्तों, 31,000 समथिंग कुछ है आगे, ये मैंने 31,000 वैसे लिख दिया फिगर में। अच्छा, तो क्या है, ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि विभिन्न जो ये मैंने आपको पता है डिपार्टमेंट्स बताया, ये अभी अपनी और भी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं सरकार के पास कि अभी हमें ग्रुप सी के लिए और भी पोस्ट के लिए ये जो युवा हैं जो सीटी के लिए रखा है और भी चाहिए। तो ये 31,000 से बढ़कर 35,000 या फिर जितनी भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम नहीं होंगी लेकिन ज़्यादा ज़रूर हो सकती हैं। आगे देखते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट रहेंगी सारी। ये है एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग सीईटी विद रिस्पेक्ट इन एज रिलैक्सेशन। ये पब्लिक नोटिस दे रखे हैं सभी जो एज रिलैक्सेशन के हैं। या फिर मैंने आपको बताया कि जो 5 अप्रैल, इसका वेट ना करें बिल्कुल भी, 16 मार्च से शुरू हैं तो 16 मार्च के बाद ये लगा लीजिए आपके पास 15 और 20 दिन है। तो 20 दिन में से क्या 5 दिन पहले, तो इतना अगर आप ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, इतने बिजी हैं ही, तो ऐसा कोई भी काम मत करना कि आपको ये 5 अप्रैल को भरना पड़े या 5 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल करें। ऐसा कोई भी काम मत करना, अपना रिस्क मत लेना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर आगे। हरियाणा गवर्नमेंट ये गजेटेड लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेरिएंट यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी की इनकी लिस्ट दे रखी इन्होंने। अच्छा, ये क्या है जो एनेक्स आप शुरू में देख रहे थे, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एग्जामिनर टू राइट। यदि कोई भी आपको दिव्यांग है, कोई भी आपको शरीर में दिक्कत है, तो उसके लिए ये आपका रहेगा। आप इसको फॉर्म को फिल करवाएं। नंबर ऑफ सील मेंबर, नेम ऑफ सील मेंबर, यानी कि जो आपको एग्ज़ाम देगा उसका नाम लिखना है इसमें जो भी कुछ है। और सिग्नेचर ऑफ सील ऑफ मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी के पास आपको इसको टेस्ट या इसको लिखवा के रखना है आपको। और फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑन सब्सक्राइब, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम देगा उसके लिए है ये। नेक्स्ट क्या रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस ये आपको जो आपका सेंटर वाला है जो आपका फॉर्म फिल करेगा वो आपको निकाल के दे देगा आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आप दिव्यांग हैं, विडो हैं, जो भी आपके हैं, फादरलेस हैं, वो आपके पास ये सभी उसके पास निकाले हुए मिलेंगे। या आप खुद भी HSSC की साइट से आप इसको निकाल सकते हैं। आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको जहाँ पर भी आप काम करते थे उसके आपको ये भरवा के अपना फिल करवा के रखना है बिल्कुल अच्छे से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी प्राइवेट जगह पर काम करते थे तो भी आपको ये फॉर्म, ये जो आपको है नेक्सर है, जो चौथा नेक्सर है, ये आपको फिल करवा के रखना है। फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली, नो जॉब, ये जो आपको 2.5% वेटेज के मिलेंगे उनके लिए अच्छी खबर है ये। यदि आपके घर में कोई भी जॉब नहीं है, आप कोई भी जॉब नहीं करता है, आपकी जो फैमिली आईडी बनी हुई है, ये नहीं कि आपको कोई घर में जॉब करता है और वो आपसे फैमिली आईडी में है ही नहीं और आप फिर नो जॉब का नया लगाएं। आप फैमिली आईडी में नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब वाला, तो आप उसको जरूर लगाएं, नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली। तो इसको आपको भरवा के आपको फिल करवा के अच्छे से फिल करना है इसको। अप्लीकेशन फॉर्म फॉर विडो सर्टिफिकेट, जो विडो, आपको पता है विडो कौन होती हैं, जो विधवा महिलाएँ हैं उनके लिए ये नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विडो सर्टिफिकेट है, ये विडो सर्टिफिकेट जो सिग्नेचर ऑफ है, सील ऑफ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके सर्टिफिकेट, इनके साइन होंगे।
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, जिनके भी फादरलेस जो भी युवा हैं जिनका सीईटी एग्ज़ाम क्लियर है, वो इस फॉर्मेट को अपना फिल करवा के रखें, इस एनेक्सर को। ये मैंने आपको बताया HSSC की साइट पे आपको मिल जाएगा ये सभी, या फिर आप जहाँ भी फॉर्म फिल करवा रहे हो उसके पास आपको ये अवेलेबल मिलेंगे ये, क्योंकि उसका तो डेली का काम है, वो आप इनको पहले ही निकाल कर रखता है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सर्टिफिकेट वन एप्लीकेशन हु फादर हैज़ डाइड, जिनका फादरलेस हैं, जो जिनके पापा गुजर चुके हैं, उनके लिए है ये। अच्छा, फिर ये अनेक्सर ये क्या रहेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बाय लैंग्वेज लिए, हिंदी में भी है इंग्लिश में है। मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है, मैं सहमत हूँ। सभी जानकारियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी आपके दस्तावेज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। कोई रिस्क वाला काम नहीं लीजिए, क्योंकि आपका सीईटी तो क्लियर है, अब रिस्क लेकर आपको वो पोस्ट ही खोनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं सहमत हूँ कि भविष्य में किसी प्रकार का निवेदन डाटा सही कराने बारे में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है। मैं समझता हूँ या समझती हूँ जो भी हमारी बहनें हैं जिनका सीईटी क्लियर है, उपरोक्त में किसी भी विवरण या जानकारी को किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा। खास बात क्या है, यदि आपने कोई भी गलत जानकारी दी तो आपकी पोस्ट को, यदि आप पोस्ट में सिलेक्ट हो भी गए, आपने कोई जॉब मिल भी गई, तो उसको आपको हटा दिया जाएगा उसी जॉब से। ठीक है, नेक्स्ट तो कोई पेज रहा ही नहीं दोस्तों। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया गोल्डन टाइम है ये आपके पास है, बस 3-4 महीने का टाइम आपके पास है, और जून जुलाई में एग्जाम पक्का होना है, क्योंकि 2000 मैंने बताया आपको 2024 में चुनाव होंगे, नए लोकसभा के चुनाव होंगे, और भाजपा सरकार है ये, तो अपने आप को सत्ता में वापस लाने के लिए ये इन बच्चों को पक्का सिलेक्ट करे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया 3 लाख का 3.5 लाख का जो एग्ज़ाम क्लियर है सीईटी, वे पेपर एग्जाम में बैठने वाले हैं। 31,000 पोस्ट हैं, ये लगा लीजिए 3-4 हर पोस्ट पर 11 बच्चों का जो है प्रतिद्वंदिता है, जो दौड़ है इसमें किसी भी पोस्ट को लेकर। तो 2-4 बच्चे तो आपको पता ही है जो सीईटी एग्जाम देने गए थे, क्योंकि 7.5 लाख में से अगर 3.5 लाख पास होते हैं तो ये लगा दीजिए बाकी क्या पढ़ कर नहीं गए, या फिर 3.5 लाख का तुक्का लगाया, ऐसी बात तो है नहीं। आपने 7.5 लाख में से 3.5 लाख में आप सिलेक्ट हुए हैं, तो 31,000 में से आपका मैन कंपटीशन रहेगा सिर्फ 5 बच्चों के साथ। तो उस 5 को आपको क्लियर करना है, और अब की बार गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको। इसी के साथ आपने, आशा करता हूँ ये सभी समझ में आएगा आपका अच्छे से, और इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी दिनचर्या को अच्छे से जिए। और मैंने आपको बताया क्या रखना है आपको, 6/6 एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको। ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 6-6-6। और जो हमने वीडियो डाली थी डॉक्टर विकास करते की, उन्होंने 24 घंटे बताया था, 8 8 घंटे सोइए, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे गप्पे मारिए, घूमिए फिरिए, जो भी अपने दोस्तों समाज के साथ अपना समय बिताइए। लेकिन अभी हमारे पास 6 मिनट तो रहे नहीं दोस्तों बिल्कुल भी, लेकिन जो ये 6-6 वाला है ये हम बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। 6 घंटे पढ़िए, 6 दिन पढ़िए, और 6 महीने पढ़िए। कोई भी ऐसी जॉब या गवर्नमेंट जॉब या कोई भी यूपीएससी तक का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्मूले से आप उसको ले ना सकें। बड़े से बड़े जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वे भी इसी रूल को फॉलो करते हैं, 6/6/6 का। तो 6 घंटे दिन में काफ़ी हो जाते हैं 6 घंटे, लेकिन 24 घंटे के साथ 6 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया आपको। ये मत करिए कि मुझे कोई भी बुक है, मैं आपको कोई भी बुक दिखा देता हूँ कि मुझे वो बुक, ये लगा लीजिए मेरे पास अभी सामने ये बुक रखी हुई है, एम लक्ष्मीकांत की है, भारत की राजव्यवस्था। तो ऐसा ना हो कि मुझे ये कंप्लीट करनी है, ये मत कीजिए। अगर आप इसके कुछ पेज पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत पेज पढ़ पाते हैं, तो आपको थोड़े बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि आपको ये बुक बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, कहीं से भी उठाकर कोई कुछ पूछे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो ऐसे ही कोई भी अच्छे से अपना जो दिनचर्या है उसको बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ, आपका दिन शुभ रहे।